हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे भैया बहनों, आप सभी ने अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कराया है और आप में से बहुत से भैया बहनों का स्कॉलरशिप आ भी गया होगा। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया होगा। मतलब हो सकता है आपका सेकंड स्टेप में आपने ऑनलाइन कराया हो, तो भी हो सकता है आपका ना आया हो। लेकिन जिनका फर्स्ट स्टेप में ऑनलाइन हुआ था, जिनका फर्स्ट चरण में ऑनलाइन हुआ था और अभी भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, इसका मतलब आप में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी सेकेंड स्टेप में जितने लोगों ने ऑनलाइन कराया है, तो उन लोगों को अपना एक बार फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए, जिससे कहीं पता चल जाए आप में कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि कमी जो भी होगी वो आपकी सही हो जाएगी। आपका स्टेटस है अब शो भी होने लगा है। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, किसी एक स्टूडेंट का उसका स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ। आप भी ठीक उसी तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस में बहुत सारी कमियां आ सकती हैं, तो वो कौन कौन सी कमी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। यदि आपने इनमें से कोई भी एक गलती की है तो समझ लीजिए आपका स्कॉलरशिप सस्पेक्ट में जा सकता है। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेहास्पद, तो उसमें जा सकता है। इन्हें हम आज बताएंगे आपको। इनमें से आपने कोई गलती की है तो आपको सही करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। आप स्टेटस देखना कहीं इनमें से कोई गलती तो नहीं आ रही है, चेक करना। पहला है आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम का लगा दिया है। तो भैया ये पिछला मैंने वीडियो में बताया था, स्कॉलरशिप के लिए अपने नाम का नहीं आय लगाया जाएगा। यदि लगाया है तो कमी आ सकती है। आय प्रमाण पत्र में पिता या माता का नाम शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार नहीं मिल रहा है। अंक का मिसमैच हो जाना, आपके अंक कुछ और आए, कॉलेज से फॉरवर्ड के समय कुछ और आ गए। आपकी आयु सीमा स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आपकी अटेंडेंस 75% से कम तो कहीं नहीं है। एक आय प्रमाण पत्र का भाई बहनों में लगाना, मतलब आपके पिता का या माता का आय प्रमाण पत्र लगाया जाएगा, लेकिन उनमें से बहुत से भाई बहन, सगे भाई बहन पढ़ रहे होंगे, तो उसमें एक ही आय प्रमाण पत्र लगा दिया यदि आपने। अब लगाना तो एक ही है, लेकिन फिर भी आपका डाटा सस्पेक्ट में चला जाएगा। सही कैसे करेंगे वीडियो में हम बिल्कुल आपको बताएंगे। हाई स्कूल रोल नंबर या नाम का मैच ना होना, या फिर ये भी बहुत से लोगों का आएगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इनमें से कोई कमी है तो आपको इसी वीडियो में मैं सही करके दिखाने वाला हूं, किस तरह से आप सही करेंगे। जी हाँ, मैं हूं विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। फिर साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं स्कॉलरशिप में कि किसी का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपको अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको भैया जाना है अपना स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, तो उसी ब्राउजर पे आपको लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप लिखेंगे तो सब आपके लिए पहले ही सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से फिर आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप भैया सबसे पहले स्टूडेंट वाले पर जाएंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी इसमें से है, रजिस्ट्रेशन तो आपको करना नहीं है। आप फ्रेश हैं, पहली बार यदि आपने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कराया है तो आप फ्रेश में जाएंगे। फ्रेश में भी आपको कैटेगरी मिलेंगी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन पोस्ट मैट्रिक, अदर स्टेट पोस्ट मैट्रिक। रिन्यूबल लॉगिन, रिन्यूबल का मतलब होता है भैया जो आपने पहले कभी इसे पहले ऑनलाइन कराए होंगे तो नवीनीकरण कैटेगरी में जाते हैं। उनमें से भी यदि आप हैं तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन पोस्ट मैट्रिक और अदर देन स्टेट लॉगिन दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं फ्रेश का एक स्टूडेंट है पोस्ट मैट्रिक का, उसका हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास आवेदन का प्रकार आ जाता है नवीन 1072। हम रजिस्ट्रेशन संख्या भर चुके हैं और स्टूडेंट का मैंने पासवर्ड वगैरह, मोबाइल नंबर सब डाल लिया, कैप्चर डाल लिया और सबमिट करते हैं अपना उसका फॉर्म। ठीक इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड और कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपको ये फॉर्म इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें से आपके सब ग्रीन टिक हैं। सबसे पहले आप नीचे लास्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चेक करंट स्टेटस, तो इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही चेक करंट स्टेटस पर मैं क्लिक करता हूँ फिर आपके सामने कुछ देर तक प्रोसेस चलता है, फिर एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो गया, फाइनल सबमिशन वो भी कंप्लीटेड हो चुका है, कॉलेज से भी फॉरवर्ड हो चुका है, रिस्पांस पेंडिंग बाय PMS।
अभी स्टेटस में क्या दिख रहा है, स्टेटस में इनके दिख रहा है पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मतलब जो जिला लेवल है, डिस्ट्रिक्ट से अभी तक इनका स्कॉलरशिप का फॉर्म है फॉरवर्ड अभी नहीं हो पाया है। तो ऐसे आप में से बहुत से लोग अपना इसी तरह से फॉर्म इसका स्टेटस आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं बारी बारी से कि आपका जितने लोगों का स्टेटस इस प्रकार का हो या फिर इनमें से कोई आपकी कमियां हैं, इसमें से कोई गलती की है तो आप सही कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा इसकी मत करिएगा, क्योंकि इसमें से आपकी पूरी पूरी हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले हम भैया बात करते हैं आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम का लगा दिया। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा था कि आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट अपने नाम का ही बना रहे थे। ये तो बीच में खबर आई थी इसलिए, लेकिन आप लगा चुके थे। तो अब आपको 5 फरवरी से मौका मिल रहा है। देखिए जितने लोग हैं किसी भी कैटेगरी में हैं सभी के लिए 5 फरवरी को पोर्टल खोला जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक और अदर देन पोस्ट मैट्रिक का, प्री मैट्रिक का 3 फरवरी को बंद हो रहा है। किसी भी आप कैटेगरी में है तो 5 फरवरी से, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो या अदर देन पोस्ट मैट्रिक हो या अदर देन अदर स्टेट के आप स्टूडेंट हो, तो आप 5 फरवरी से अपना भैया देखिएगा। 5 से 10 फरवरी तक पोर्टल चलेगा आपका। संशोधन के लिए मात्र 5 दिन के लिए समय मिलेगा, लेकिन अल्पसंख्यक जो होंगे उनके लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। आप किसके लिए कितनी कितनी कैटेगरी, किन किन कैटेगरी में कितना कितना समय दिया गया, वीडियो आपने यदि नहीं मेरा देखा है तो आप आई बटन पे जाएं और या फिर डिस्कशन में भी मैंने लिंक डाल दिया, उस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें आप संशोधन करा सकते हो। तो आपका सबसे पहला भैया आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम का लगा दिया आपने, तो 5 फरवरी को जाना आपको। सबसे पहले स्टेटस आप देख लेना, यदि आपके स्टेटस में इस प्रकार का एरर आ रहा है तो आपको करना क्या होगा, अपना भैया फॉर्म आप लॉगिन करना। आप अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, अपना फॉर्म ओपन करेंगे, इसी तरह से दिखाई देगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं आपको सब लॉक होंगे और आपको आय प्रमाण पत्र वाला आय प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन होगा वो आपके लिए ओपन हो जाएगा, वो खुल जाएगा। इसे आप ओपन करने के बाद अपने पिताजी या माताजी या जो भी गार्जियन है जिनका लगना चाहिए अपने हिसाब से, तो उनका आय प्रमाण पत्र आप लगा देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अपना एक फिर नया प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट आप अपने कॉलेज में ले जाएंगे और कॉलेज से फिर फॉरवर्ड करवा लेंगे। एक प्रार्थना पत्र भी कॉलेज के लिए लिख लेना कि इस प्रकार की हमारी गलती कमी हो गई थी। अब आय प्रमाण पत्र मैंने अपने पिताजी माताजी या गार्जियन जिनका है उनका मैंने लगा दिया है, मेरा नियमानुसार फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाए। आपका फॉर्म फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब दूसरे विकल्प की बात करते हैं, आय प्रमाण पत्र में पिता माता का नाम शैक्षिक रिकॉर्ड में मेल ना होना। इसका मतलब क्या होता है, तो भैया देखिए इसका मतलब ये हो गया आपके लिए, आपका शैक्षिक रिकॉर्ड कुछ और है और आपने आय प्रमाण पत्र लगाया है कुछ और नाम से। जैसे विकल्प के लिए मैं बाय एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट जिसका नाम है शांतनु मिश्रा, जिसके पिताजी का नाम है श्री राजेश कुमार मिश्रा। इनके हाई स्कूल के अंक पत्र में नाम और पिताजी का नाम बिल्कुल सही है, लेकिन कमी कहाँ पर हो गई, इन्होंने जो आय प्रमाण पत्र लगाया वो लगाया है राजेश कुमार से। इसमें नाम है राजेश कुमार मिश्र और आय प्रमाण पत्र लगाया है राजेश कुमार का, मतलब शैक्षिक रिकॉर्ड से विभिन्नता है। तो इसका मतलब इनका फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाएगा। आप में से भी यदि गलती कर दी है, आपके पिताजी का आधार पर जो नाम होगा उसी नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है, उसी नाम से जारी हो जाता है। आपके स्कूल में पिताजी का नाम कुछ और दर्ज है और आय प्रमाण पत्र कुछ और लगा दिया है, इसका मतलब फॉर्म आपका सस्पेक्ट में जाएगा। इस प्रकार की समस्या आपने की है, इस प्रकार की यदि समस्या आप में भी आ रही है तो इसके लिए सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। पोर्टल देखिएगा संशोधन का, इसमें आपके लिए विकल्प ही नहीं ओपन होगा। आप में नीचे दिखाई देगा सस्पेक्ट के लिए कि आय प्रमाण पत्र में विभिन्नता है। आप ये संशोधन के लिए खुला, फिर से यही आप लगा दें, लगाने के बाद फाइनल प्रिंट निकालें, कॉलेज में ले जाएं, फिर से उसी फॉर्म को फॉरवर्ड करवा दें और एक प्रार्थना पत्र लिख दें
कि हमारे पिताजी का नाम आधार पर ये चल रहा है, तो इस हिसाब से इनका नाम है राजेश कुमार मिश्र, और राजेश कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है, इसलिए नियमानुसार इस फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाए। एक कॉपी आप समाज कल्याण विभाग में भी जमा कर देंगे या फिर DIS विभाग में जमा कर देंगे, और एक आपको कॉलेज में जमा कर देना है। तीसरी बात आ रही है अंक मिसमैच की। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपने फॉर्म अपना ऑनलाइन कराया, कॉलेज में फॉरवर्ड करने के लिए भेज दिया, लेकिन बहुत से हमारे भैया बहनों के कमेंट भी आ रहे थे कि हमारे जो अंक थे उस हिसाब से अंकों का फॉरवर्डिंग नहीं हुआ है, अंक गलत कॉलेज से डाल दिए, धोखे से हो सकते पड़ गए हों। लेकिन यदि आपके कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार अंक नहीं है, आपने ऑनलाइन में कुछ अंक और लगाए हैं, मान लीजिए अपना ऑनलाइन फॉर्म कराया, आपका स्कूल में अंक है मान लीजिए 370 अंक आए हैं, जो भी आपके आए हो, लेकिन फॉरवर्डिंग में 375 हो जाए या 470 हो जाए, तो इसको मतलब धोखे से गलती हो गई, तो अंकों का मिसमैच हो जाएगा, अंक मिसमैच हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी भैया आपका फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाएगा। इस प्रकार से यदि आपका फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, अपना जितने भी आपके ऑनलाइन के समय जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे अपना फाइनल प्रिंट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मतलब सारा सेट तैयार करके एक कॉलेज में जमा कर देना है, और एक आप DIS या फिर समाज कल्याण विभाग में भैया जमा कर देना, और ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं। कुछ लोगों की उम्र के अनुसार भी डाटा सस्पेक्ट में चला जाता है। बहुत से हमारे ऐसे भैया बहन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना आधार हो सकता ना सही कराया हो, उसमें उम्र बहुत कम है, जितनी कम से कम न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लास 9th के लिए एडमिशन की समय आयु सीमा 14 वर्ष होती है, लेकिन किसी का DOB 2013 या 14 होता है, मतलब 10 या 11 वर्ष की DOB होती है। तो ऐसी अवस्था में डाटा आपका सस्पेक्ट में चला जाएगा, उम्र मतलब कम होगी तो भी आपका फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाएगा। ऐसे लोगों के लिए भी वही, अपना जितना फॉर्म ऑनलाइन के समय जमा किए थे, तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फाइनल प्रिंट, आधार, बैंक पासबुक के जितने डॉक्यूमेंट सब ले करके फिर से एक बार आपको कॉलेज में जमा कर देना है, तो आपकी ये समस्या है दूर हो जाएगी। इसके बाद उपस्थिति 75% से कम होना। आप यदि अपना फॉर्म देख रहे होंगे उसमें स्टेटस ये दिखाई दे रहा होगा अटेंडेंस 75% से कम है। यदि आप वाकई कॉलेज में 75% से कम अटेंडेंस रही है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, धोखे से त्रुटिपूर्ण रूप से यदि कॉलेज में 75 से कम लिख गया है तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको अपना वही सारे सेट निकाल करके आपको कॉलेज में ले जाना है, कॉलेज से फिर से वो सही हो जाएगा। एक सेट आपको फिर इस कॉलेज से जो प्रिंट जमा कर रहे हैं उसमें कॉलेज से भी मोहर लगवा करके एक सेट आपको समाज कल्याण विभाग में जमा करवा देना है, तो आपका यह सही हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत लोगों में दिक्कत आ सकती है एक आय प्रमाण पत्र का भाई बहनों में लगाना। अब देखिए रूल ही बना दिया गया है, पिताजी या माताजी या गार्जियन के नाम से आय प्रमाण पत्र लगाना। अब मान लीजिए भैया किसी के मान लीजिए 3 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 3 आप भाई बहन हैं, आय प्रमाण पत्र तो पिताजी का एक ही होगा ना, तो आप तीनों में अलग अलग तो लगा नहीं सकते, वही आय प्रमाण पत्र तीनों में लगाना पड़ेगा। हो सकता है कोई दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा हो, दूसरे जनपद में पढ़ रहा होगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र एक ही लगाएंगे। लेकिन सिस्टम क्या होगा, सिस्टम ये नहीं पहचान पाएगा कि ये एक ही माता पिता की संतानें हैं। सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ये पहचान करेगा, ये पकड़ लेगा कि एक ही आय प्रमाण पत्र को विभिन्न लोगों ने लगा रखा है, तो ये लगभग आपका सस्पेक्ट में इस प्रकार का फॉर्म जाने वाला ही है। तो ऐसी स्थिति में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, घबराना नहीं है। आपको अपना एक फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है, और बाकी जितने कागज आपने लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में आपको फिर से जमा करना है। जितने भाई बहनों में सस्पेक्ट में डाटा आया है अपने अपने आप वो तो ले ही जाएंगे, साथ में एक प्रिंट एक सेट आपके अन्य भाई बहनों में लगाए हैं वो भी कॉलेज में जमा करना है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, एक मान लीजिए कोई एक कॉलेज है और एक B कॉलेज है, 2 बच्चे जो हैं वो एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक, 2 स्टूडेंट हैं इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट है वो B कॉलेज में पढ़ रहा है।
आय प्रमाण पत्र है, तीनों में एक ही लगाया गया। तो जो बी कॉलेज में पढ़ रहा स्टूडेंट है वो भी अपने इन दोनों भाइयों का स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो अपने कॉलेज में जमा करेगा, और इनको भी अलग अलग इन सभी का मतलब है इनका भी जमा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको इस प्रकार से जब आप लगाएंगे इससे पता चल जाएगा कि एक ही भाई बहन आप लोग हैं, और हो सके तो DIS ऑफिस में और समाज कल्याण विभाग में एक सेट जरूर जमा कर देना, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद हाई स्कूल के रोल नंबर नाम का मैच ना होना। आपने ऑनलाइन कराया है, वैसे इस बार इस प्रकार का सस्पेक्ट में जाने के बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि इस बार एक ऑप्शन नया बढ़ा था, हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण। ये वाला नया इस बार ऑप्शन बढ़ा था, तो वो पहले से चेक हो चुका है, इसलिए शायद ये वाला ऑप्शन ना देखने को मिले, इस प्रकार की कमी देखने को ना मिले। फिर भी देखने को मिल रही है, हाई स्कूल रोल नंबर का मैच ना होना या नाम का मैच ना होना। आपको फिर से अपना फॉर्म लॉक करना पड़ेगा। आपको ये कमी सुधार के लिए मौका मिल रहा है, सुधारने लायक कुछ है तो सुधार कर सकते हैं, ये सुधार करने के लायक ना भी हो तो आपको फॉर्म फिर अपना लॉक कर देना है, कॉलेज में आपको फिर से फॉर्म फॉरवर्ड करने के लिए जमा कर देना है। अगली समस्या आएगी, ये बहुत लोगों में है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। समाज कल्याण विभाग से अभी तक फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, समाज कल्याण विभाग से ही अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो फॉर्म चल रहे हैं सेकंड स्टेप वाले, अभी तो कॉलेज से ही फॉरवर्ड हो पाया है, अभी इनके लिए समय है ना, तो वो अपने समय से वो फॉरवर्ड हो जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा, इतनी प्रकार की मैंने कमियां बताई हैं, इनमें से यदि आपने कमी की है तो इस मेरे बताए गए वीडियो के अनुसार आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने अन्य दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों के पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्त पटेल विवेक वर्मा को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।